नमस्कार, के न्यूज के खास शो स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। आज हम देश विदेश की कुछ अहम खबरें पेश करने जा रहे हैं, तो चलते हैं खबरों के विस्तार में। तो स्पेशल रिपोर्ट में पहली अहम रिपोर्ट की बात करते हैं। अबू आजमी के औरंगजेब पर बयान से वैसे तो पूरे देश में घमासान मचा हुआ है, लेकिन बुधवार को विधान परिषद में सीएम योगी के बयान के बाद यूपी का सियासी पारा भी हाई हो गया। उधर योगी अबू आजमी को लेकर बोले, यूपी भेज दो, उपचार करवा देंगे। बस क्या था, सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव भी मुखर हो गए और अबू आजमी के समर्थन में उतर आए। ये खास रिपोर्ट देखिए। यूपी में औरंगजेब पर संग्राम। अबू आजमी के औरंगजेब पर बयान से यूपी का सियासी पारा हाई। अखिलेश ने अबू आजमी का किया बचाव। योगी बोले, यूपी भेज दो, करवा देंगे उपचार। महाराष्ट्र विधानसभा में औरंगजेब को लेकर दिए गए बयान के बाद समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आसिम आजमी को सदन के मौजूदा सत्र से निलंबित कर दिया गया है। इस फैसले के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। एक तरफ सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने आजमी का बचाव किया, तो सीएम योगी ने इस पर करारा हमला बोला। वहीं कांग्रेस ने भी इस मसले पर सपा को घेरा है। औरंगजेब सपा के लोगों का नायक, योगी। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश विधान परिषद में अपना वक्तव्य देते हुए इस मुद्दे पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, उस कमबख्त को पार्टी से निकालकर यूपी भेज दीजिए, बाकी उपचार हम करवा देंगे। कहा कि जो व्यक्ति छत्रपति शिवाजी महाराज पर गौरव करने की बजाय लज्जा महसूस कर रहा हो और औरंगजेब को अपना नायक मान रहा हो, क्या उसको भारत में रहने का अधिकार होना चाहिए। इसके साथ ही सीएम योगी ने कहा कि सपा अब राम मनोहर लोहिया के विचारों से बहुत दूर भाग चुकी है। सपा अब औरंगजेब को अपना आदर्श मान रही है, भगवान राम और कृष्ण को नकार रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी ने सपा पर हमला करते हुए कहा कि सपा के लोगों के लिए औरंगजेब गर्व का विषय है, जिसने अपने पिता को कैद कर उन्हें पानी की एक एक बूंद के लिए तरसा दिया था। उन्होंने कहा कि सपा का अपने विधायकों पर नियंत्रण नहीं है। दुर्भाग्य है कि इन्होंने आदर्श किसको माना है, यानी औरंगजेब को। औरंगजेब को अब ये लोग अपना आदर्श मान रहे हैं। औरंगजेब का पिता शाहजहां अपनी जीवनी में लिखता है, अपनी आत्मकथा में लिखता है कि खुदा करे कि ऐसा कमबख्त किसी को पैदा न हो। उसने आगरा के किले में अपने बाप को कैद करके रखा, एक एक बूंद पानी के लिए तरसाया। और अगर इनको औरंगजेब पर गौरव की अनुभूति होती है, तो ये लोग कम से कम पटना की खुदाबख्त लाइब्रेरी में जाकर के एक बार शाहजहां की ही जीवनी को पढ़ लें, देख लें, उसकी पीड़ा को देखें। हां, जिनका आचरण औरंगजेब जैसा है, वे लोग औरंगजेब पर गौरव की अनुभूति करें, लेकिन भारत को कम से कम इस पर न करें। और समाजवादी पार्टी को इसका जवाब देना चाहिए। भारत की आस्था पर प्रहार करने वाला दुर्दांत, धर्मांत, क्रूर शासक, उसको समाजवादी पार्टी आदर्श मानती है। जो भारत को रौंदने के लिए आया था, जजिया कर लगा रहा था, भारत का इस्लामीकरण कर रहा था। कोई सभ्य मुसलमान भी अपने पुत्र का नाम औरंगजेब नहीं रखता, क्योंकि इसे मालूम है यथा नाम तथा काम। अगर ऐसा नाम रखेंगे तो फिर एक एक बूंद पानी के लिए तरसना पड़ेगा। बता दें कि भाजपा ने इस मुद्दे को सपा की विचारधारा से जोड़ते हुए अखिलेश यादव से जवाब मांगा है। वहीं सपा का कहना है कि निलंबन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का गला घोंटने जैसा है। फिलहाल ये विवाद राजनीतिक रंग ले चुका है और आने वाले दिनों में इस पर सियासी सरगर्मियां और तेज होने के आसार हैं। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार किया है। केशव प्रसाद ने कहा कि सपा के अंदर औरंगजेब की आत्मा घुस गई है। अखिलेश यादव को माफी मांगकर अबू आजमी पर कार्रवाई करनी चाहिए।
उन्होंने आगे कहा कि देश शिव जी का अपमान किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के लोग इसका जवाब देंगे। देश विरोधी जितनी भी ताकतें हैं वो इन्हीं के संरक्षण में पुष्पित पल्लवित होती हैं। इन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मुगल आक्रांताओं ने देश की संस्कृति को छिन्न भिन्न करने का काम किया, लेकिन भारतीय संस्कृति ने दुनिया को रास्ता दिखाने का काम किया है। श्री अखिलेश यादव जी को इस पर माफी मांगनी चाहिए और आबू आजमी जैसे जो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं उनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। देश छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान नहीं सह सकता है। इसका बहुत करारा जवाब महाराष्ट्र भी देगा, उत्तर प्रदेश भी देगा और पूरा देश देगा। अबू आजमी के समर्थन में उतरे अखिलेश यादव। वहीं महाराष्ट्र विधानसभा से सपा विधायक अबू आजमी के निलंबन पर पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने प्रतिक्रिया दी है। अखिलेश यादव खुलकर अपने विधायक के समर्थन में उतर आए हैं। उन्होंने अबू आजमी को निलंबित किए जाने पर कहा कि कुछ लोग अगर सोचते हैं कि निलंबन से सच की जुबान पर कोई लगाम लगा सकता है तो वे गलत सोचते हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के मुताबिक निलंबन का आधार यदि विचारधारा से प्रभावित होने लगेगा तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और परतंत्रता में क्या अंतर रह जाएगा। हमारे विधायक हों या सांसद, उनकी बेखौफ दानिशमंदी बेमिसाल है। कुछ लोग अगर सोचते हैं कि निलंबन से सच की जुबान पर कोई लगाम लगा सकता है तो फिर ये उनकी नकारात्मक सोच का बचपना है। मालूम हो कि औरंगजेब पर बयानबाजी को लेकर महाराष्ट्र के ठाणे में अबू आजमी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। आजमी ने औरंगजेब का बचाव करते हुए बयान दिया था कि मैं 17वीं सदी के मुगल बादशाह औरंगजेब को क्रूर अत्याचारी नहीं मानता। इन दिनों फिल्मों के माध्यम से मुगल बादशाह की विकृत छवि बनाई जा रही है। आपको बता दें कि औरंगजेब पर दिए गए बयान के बाद से सियासत गरमाने पर अबू आजमी ने स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि मैं शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज के खिलाफ बोलने के बारे में सोच भी नहीं सकता। आजमी के मुताबिक मेरे शब्दों को तोड़ मरोड़ कर दिखाया गया है। औरंगजेब के बारे में मैंने वही कहा जो इतिहासकारों और लेखकों ने कहा है। मैंने छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज या अन्य किसी भी महापुरुष के बारे में कोई अपमानजनक टिप्पणी नहीं की है। सब गलत हिस्ट्री दिखाई जा रही है। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत सारी मंदिरें बनवाई हैं और आप बनारस में जाकर देखेंगे एक बच्ची, पंडित की बच्ची को जब उनका ही एक सिपाही सालार उसके साथ शादी करना चाहता था, उन्होंने उस सिपाही सालार को 2 हाथियों के बीच पैर बांध कर मार दिया और उन पंडितों ने उनके लिए एक मस्जिद बना के दिया वहाँ पर। क्या बात करते हैं, ये गलत हिस्ट्री। तो आप औरंगजेब को क्रूर शासक नहीं मानते हैं? नहीं, मैं नहीं मानता। औरंगजेब क्रूर शासक नहीं? बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल क्रूर शासक नहीं मानता। कल 3 मार्च जब असेंबली खत्म हुई, जब मैं बाहर निकला तो टीवी वालों ने मुझसे कहा कि आसाम के मुख्यमंत्री ने राहुल गांधी को औरंगजेब की तरह पेश किया है कि उनकी छवि उस तरह की। देखिए, मैं जब उन्होंने औरंगजेब की बात किया तो मैंने पहले पढ़ा है कि सतीश चंद्र जी को, आदरी टुस्के को, डॉक्टर राजीव दीक्षित, डॉक्टर राम पुनियानी, अवध ओझा, मीना भार्गवा, इनकी स्टेटमेंट में मैंने कुछ बोला है जो तारीफें की है उनकी कि मंदिरों को उन्होंने पैसे दिए, उन्होंने क्या, इन सब लोगों की स्टेटमेंट है। इस पे मैंने औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में बोला, लेकिन इस बात को इतना बढ़ा दिया गया कि जैसे लगता है कि एक तूफान आ गया। मैंने किसी का अपमान नहीं किया। छत्रपति शिवाजी महाराज हो, छत्रपति संभाजी महाराज हो, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हो, महात्मा ज्योतिबा फुले हो, राजश्री साहू महाराज हो, इन जैसे तमाम महान पुरुषों का हम आदर करते हैं और हमें आदर करना, पूरे देश को आदर करना चाहिए। हम आदर करते हैं। इन्होंने सारे समाज के लिए, सारे धर्म के लोगों को बराबर का दर्जा दिया था। मैंने इन हिस्टोरियन की लिखी हुई किताब, इनके स्टेटमेंट के ऊपर मैंने जो औरंगजेब की तारीफ किया, मैंने कभी अपने किसी महापुरुष, चाहे संभाजी महाराज हो, छत्रपति शिवाजी महाराज हो, उनके बारे में कोई एक लफ्ज गलत नहीं बोला है। लेकिन अगर इन चीजों से किसी को वो लगता है कि इसको तोड़ मरोड़ के पेश करके किसी को लगता है कि मैंने गलत बोला है, तो भाई मैं अपने पूरे स्टेटमेंट को वापस लेता हूँ। असेंबली चलना चाहिए, असेंबली में बहुत सारे काम है। इन इशू पर असेंबली रोकी जाए, मैं समझता हूँ ये महाराष्ट्र की जनता का बहुत सारा काम रुकेगा। कांग्रेस बोली सपा से बाहर करे। उधर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव शाहनवाज आलम ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव को भाजपा के एजेंडे पर खेलने वाले सांप्रदायिक मानसिकता के फ्रिंज प्रवक्ताओं पर लगाम लगाने का सुझाव दिया है।
शहनवाज आलम ने ये भी कहा कि आरएसएस के कई नेता कई बार कह चुके हैं कि उनके लोग सभी पार्टियों में हैं, इसलिए इंडिया गठबंधन की पार्टियों को अपने बीच से संघी मानसिकता वाले नेताओं को चिन्हित कर निकालने की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए। और कहा कि लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी तो कांग्रेस के अधिवेशनों से अपनी पार्टी के अंदर के संघियों को निकालने की बात कह चुके हैं और इस पर अमल भी हो रहा है। और कहा कि अखिलेश यादव को नहीं भूलना चाहिए कि किसी दौर में अमर सिंह भी कांग्रेस पर बहुत बड़बोले बयान दिया करते थे, लेकिन अंत में पता चला कि वो संघ के लिए काम करते थे और मरने से पहले अपनी पूरी संपत्ति आरएसएस को दान कर दी थी। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो स्पेशल रिपोर्ट में अगली हम रिपोर्ट की बात करते हैं। अमेरिकी संसद के संयुक्त सत्र में अपने पहले संबोधन के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को सीधे तौर पर न सिर्फ चेतावनी दी है, बल्कि 2 अप्रैल से हमारे उत्पादों पर जवाबी आयात शुल्क यानी रेसिप्रोकल टैरिफ यानी जैसे को तैसा टैरिफ लगाने का ऐलान भी कर दिया है। दरअसल ट्रंप ने कहा कि अन्य देशों ने दशकों से हमारे खिलाफ टैरिफ का इस्तेमाल किया है, अब उन अन्य देशों के खिलाफ उनके हथियार का ही इस्तेमाल करने की बारी है। ये खास रिपोर्ट। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2 अप्रैल से भारत पर जैसा को तैसा टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि भारत हमसे 100% से ज्यादा टैरिफ वसूलता है, हम भी अगले महीने से ऐसा ही करने जा रहे हैं। ये ऐलान उन्होंने अमेरिकी संसद के ज्वाइंट सेशन में कही। उन्होंने रिकॉर्ड 1 घंटा 44 मिनट का भाषण दिया। ट्रंप ने कहा कि 2 अप्रैल से अमेरिका आने वाले विदेशी कृषि उत्पादों पर नया टैरिफ लागू होगा। शुरुआत में थोड़ा एडजस्टमेंट पीरियड हो सकता है, लेकिन किसानों के लिए ये जबरदस्त मौका होगा। उन्होंने कहा कि उन्होंने विदेशी एल्यूमिनियम, कॉपर, लंबर और स्टील पर 25% टैरिफ लगाया है। ये टैरिफ सिर्फ अमेरिकी नौकरियों की सुरक्षा के लिए नहीं है, ये हमारे देश की आत्मा की रक्षा के लिए है। आपको बता दें कि ट्रंप ने भाषण की शुरुआत अमेरिका इज बैक यानी अमेरिका का दौर लौट आया है से की। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने 43 दिन में जो किया है वो कई सरकारें अपने 4 या 8 साल के कार्यकाल में नहीं कर पाई। ट्रंप ने पाकिस्तान को शुक्रिया कहा। इसके अलावा ट्रंप ने पाकिस्तान को शुक्रिया कहा। ट्रंप ने कहा कि 2021 में अफगानिस्तान में आतंकियों ने 13 अमेरिकी सैनिकों की हत्या कर दी थी। उन्हें पकड़ने में पाकिस्तान सरकार ने मदद की। ट्रंप ने पाकिस्तान को धन्यवाद देते हुए कहा कि 2021 में अफगानिस्तान में आतंकियों ने 13 अमेरिकी सैनिकों की हत्या कर दी थी। हमने हाल ही में इसके मास्टरमाइंड को पकड़ा है, उसे अमेरिका लाया जा रहा है। उसे पकड़ने के लिए पाकिस्तान सरकार का शुक्रिया। दरअसल अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी के दौरान बम विस्फोट हुआ था, जिसमें 170 लोगों की मौत हो गई थी। इसमें 13 अमेरिकी सैनिक भी थे। इस घटना को एबे गेट बॉम्बिंग के नाम से जाना जाता है। यह विस्फोट काबुल एयरपोर्ट के एबे गेट पर हुआ था। इस हादसे का जिम्मेदार माना जाने वाला मोहम्मद शरीफुल्लाह को अमेरिका ले जाया जा रहा है। उस पर आतंकी घटना में मदद करने और इससे जुड़ी साजिश रचने का आरोप है। ट्रंप ने जेलेंस्की के लेटर की तारीफ की। ट्रंप ने यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के लिखे लेटर की सराहना की। ट्रंप ने बताया कि जेलेंस्की जल्द से जल्द यूक्रेन जंग खत्म करने को लेकर बातचीत के लिए आने को तैयार है। ट्रंप ने बताया कि जेलेंस्की ने पत्र में लिखा है, मेरी टीम आपके मजबूत नेतृत्व में एक स्थायी शांति समझौते के लिए काम करने को तैयार है। हम अमेरिका के समर्थन की बहुत सराहना करते हैं। यूक्रेन कभी भी इस समझौते पर साइन करने के लिए तैयार है, जब आपको सुविधाजनक लगे। उन्होंने ये भी कहा कि हमने रूस के साथ गंभीर बातचीत की है। हमें मॉस्को से मजबूत संकेत मिले हैं कि वे शांति के लिए तैयार हैं। उन्होंने संसद में मौजूद लोगों से पूछा, क्या वो खूबसूरत नहीं होगा? अब इस बेकार की जंग को खत्म करने का समय आ गया है। ट्रंप के पहले भाषण की अहम बातें। 2 अप्रैल से जैसे को तैसा टैरिफ लागू होगा। दूसरे देश हम पर भारी टैरिफ और टैक्स लगाते हैं, अब हमारी बारी है।
जेलेंस्की जल्द से जल्द यूक्रेन जंग खत्म करने को लेकर बातचीत के लिए आने को तैयार हैं। हमने रूस के साथ गंभीर बातचीत की है। पिछले 4 साल में 2.1 करोड़ लोग अवैध रूप से अमेरिका में घुसे हैं। सबसे बड़ा बॉर्डर और इमिग्रेशन क्रैकडाउन शुरू किया गया। बाइडेन अमेरिकी इतिहास के सबसे खराब राष्ट्रपति हैं। उनके कार्यकाल में हर महीने लाखों अवैध लोग देश में दाखिल हुए। हम गोल्ड कार्ड वीजा सिस्टम लाने जा रहे हैं। ये ग्रीन कार्ड की तरह है, लेकिन उससे ज्यादा एडवांस है। हम किसी भी तरह पनामा नहर पर कंट्रोल हासिल करेंगे। इसके साथ ही हम किसी भी तरह ग्रीनलैंड को अपने में शामिल करेंगे। इलॉन मस्क के DOGE विभाग ने पिछली फेडरल सरकार के कई घोटालों को उजागर किया है। हमने सरकारी सेंसरशिप पूरी तरह रोक दी है और अमेरिका में फ्री स्पीच वापस ले आए हैं। अमेरिका के पास दुनिया के किसी भी देश से ज्यादा लिक्विड गोल्ड, तेल और गैस है। हम विज्ञान की नई सीमाओं को पार करेंगे, इंसान को अंतरिक्ष में आगे ले जाएंगे। ट्रंप के भाषण का रिकॉर्ड। ट्रंप का संसद के ज्वाइंट सेशन को दिया पहला भाषण। आधिकारिक तौर पर सबसे लंबा भाषण। पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने 1993 से 1 घंटे 5 मिनट लंबे भाषण को भी पीछे छोड़ा। अपने पिछले कार्यकाल में उन्होंने सिर्फ 1 घंटा भाषण दिया था। अमेरिका की सुरक्षा के लिए गोल्डन डोम शील्ड बनाएंगे। बता दें कि ट्रंप ने कहा कि वे अमेरिका की सुरक्षा के लिए गोल्डन डोम मिसाइल डिफेंस शील्ड को फंड देने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनकी आयरन डोम फॉर अमेरिका पहल का नाम बदलकर अब गोल्डन डोम फॉर अमेरिका कर दिया गया है। ये डिफेंस सिस्टम अमेरिकी आसमान को दुश्मनों के हमलों से बचाने के लिए बनाया जाएगा। ये हमारी सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है और हम इसे पूरा करके ही रहेंगे। ट्रंप ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि अमेरिका अपनी तकदीर खुद लिखे। हम दुनिया की सबसे स्वतंत्र, सबसे उन्नत, सबसे शक्तिशाली और सबसे प्रभावशाली सभ्यता का निर्माण करेंगे। हम विज्ञान की नई सीमाओं को पार करेंगे, इंसान को अंतरिक्ष में आगे ले जाएंगे और मंगल ग्रह पर अमेरिका झंडा फहराएंगे और उससे भी आगे बढ़ेंगे। अपने भाषण के अंत में उन्होंने कहा, एक अद्भुत भविष्य के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि अमेरिका का गोल्डन पीरियड अभी शुरू हुआ है। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया। तो स्पेशल रिपोर्ट में रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। इस साल गर्मी का प्रचंड रूप देखने को मिल सकता है। अनुमान है कि मार्च, अप्रैल और मई के महीने में भीषण गर्मी पड़ेगी। कह सकते हैं कि हीट वेव पसीने छुड़ाएगी। ये खास रिपोर्ट देखिए। इस साल कैसा रहेगा गर्मी का प्रकोप। मार्च, अप्रैल और मई के महीने में पड़ेगी भीषण गर्मी। हीट वेव छुड़ाएगी पसीने। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। फरवरी में औसत तापमान 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहा, जो अब तक का रिकॉर्ड तापमान। आगामी गर्मी के महीने मार्च, अप्रैल, मई के लिए मौसम विभाग ने बड़ी चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के अनुसार इस बार अधिकांश हिस्सों में अधिकतम और न्यूनतम दोनों तापमान औसत से अधिक रहने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक देश में 1901 के बाद इस बार सबसे गर्म फरवरी का महीना दर्ज किया गया है। इस फरवरी में औसत तापमान 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहा, जो अब तक का रिकॉर्ड तापमान है। इसके साथ ही देश के कई हिस्सों में सामान्य से अधिक हीट वेव, लू वाले दिन भी दर्ज किए जा सकते हैं। यानी इस बार की गर्मी लोगों के लिए बेहद कठिन साबित होने वाली है। मौसम विभाग के मुताबिक देश भर में पहली बार न्यूनतम तापमान भी 15 डिग्री सेल्सियस से अधिक दर्ज किया गया है। ये भारत में फरवरी के महीने में अब तक का सबसे गर्म न्यूनतम तापमान है। विशेषज्ञों का कहना है कि फरवरी में ही तापमान रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने से ये संकेत मिल रहा है कि आगामी गर्मी का मौसम अत्यधिक गर्म रहेगा और हीट वेव की घटनाएं बढ़ सकती हैं। हीट के मद्देनजर निगरानी के निर्देश। अस्पतालों को गर्मी के मौसम में बढ़ते तापमान के कारण अग्नि सुरक्षा को ध्यान में रखने को कहा गया।
राज्य को सलाह दी गई कि वे अपनी स्वास्थ्य सुविधाएं अपडेट करें, नियमित रूप से हीट वेव पर रिपोर्टिंग की निगरानी करें। 2023 और 2024 के लिए IHIP पर अपने पोस्ट सीजन डेटा की जांच करने की सलाह दी गई है। हीट स्ट्रोक को देखते हुए स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने और एम्बुलेंस के लिए आवश्यक उपकरणों को खरीदने की सलाह दी गई है। केंद्रीय मौसम विभाग का कहना है कि ऐसा पहली बार नहीं है कि मार्च के तापमान में बढ़ोतरी का पूर्वानुमान है। पहले भी मार्च से लेकर अक्टूबर तक में तापमान 39-40 डिग्री सेल्सियस तक गया है। इसके लिए अलग अलग कारण जिम्मेदार होते हैं। अगर रात का न्यूनतम तापमान बढ़ेगा तो दिन में गर्मी होगी ही। वैसे भी मौसम विज्ञानी मार्च, अप्रैल और मई को गर्मी का सीजन मानते हैं। इसके बाद प्री मानसून, मानसून और पोस्ट मानसून सीजन होता है। गर्मी से प्रभावित क्षेत्रों और हॉटस्पॉट जैसे घनी आबादी वाले क्षेत्रों, शहरी हॉटस्पॉट, रेलवे और बस स्टेशनों पर निगरानी के साथ ही हीट वेव से निपटने के लिए इंतजाम के निर्देश दिए गए हैं। शिशु, बच्चे, महिलाएं, खासतौर पर गर्भवती, बुजुर्ग, बाहरी कामगारों, विक्रेता, मजदूर, डिलीवरी करने वाले गिग वर्कर, गार्ड, रिक्शा चालक, आग से संबंधित व्यवसाय में लगे लोग, प्रवासी और बेघर लोगों पर ध्यान केंद्रित करने को कहा गया है। वहीं पर्यटन स्थलों और सामूहिक समारोहों, खेल आयोजनों पर विशेष ध्यान देने की बात भी कही गई है। 2021 में अधिकता, औसत अधिकतम तापमान। साल 2021 में इसी अवधि के लिए अपनी समीक्षा में मौसम विभाग की ओर से कहा गया कि 1981 से 2010 की अवधि में समान तापमान 31.24 डिग्री और 18.87 डिग्री और 25.6 डिग्री होने का अनुमान था। इसके बजाय पूरे देश के लिए मासिक अधिकतम, न्यूनतम और मध्यवर्ती तापमान 32.65 डिग्री, 19.95 डिग्री और 26.30 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। यही नहीं, 32.65 डिग्री सेल्सियस के साथ मार्च 2021 में पूरे देश का औसत मासिक अधिकतम तापमान इससे पहले के 11 साल के मुकाबले सबसे अधिक रहा। यही नहीं, मार्च 2021 इससे पहले के पिछले 121 सालों में तीसरा गर्म मार्च था। इसके पहले साल 2010 और 2004 में ये तापमान 33.09 डिग्री और 32.82 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। बता दें कि मार्च 2021 में देश के कई हिस्सों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक दर्ज किया गया था। 29 से 31 मार्च के बीच कई जगहों पर लू भी चली थी। तब 30 से 31 मार्च के बीच पूर्वी राजस्थान और 31 मार्च को ओडिशा व पश्चिम बंगाल के गंगा के मैदानी क्षेत्रों, तमिलनाडु के कुछ स्थानों पर, तटीय आंध्र प्रदेश में भी लू चली थी। 30 मार्च 2021 को बारीपदा, ओडिशा में अधिकतम तापमान 44.6 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया था। मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल भी मार्च में देश के ज्यादातर हिस्से हीट वेव की चपेट में आने की संभावना है। जनवरी फरवरी में सामान्य से 59% कम बारिश। मौसम विभाग का कहना है कि जनवरी और फरवरी में देश भर में बारिश सामान्य से 59% कम रही। उत्तर पश्चिम भारत में तो ये 64.4% कम रही है। इसके कारण धरती की सतह की गर्मी नहीं गई और दोनों महीनों में तापमान सामान्य से ज्यादा रहा। फरवरी 2025 का औसत तापमान तो अब तक का सर्वाधिक दर्ज किया गया। इसमें तो 1.34 डिग्री की वृद्धि हुई है, जो 1901 के बाद से सर्वाधिक है। इसके मुकाबले औसत न्यूनतम तापमान में 1.20 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है। ये भी अब तक की सर्वाधिक वृद्धि है। मौसम विभाग ने बताया कि मार्च में करीब 29.9 मिलीमीटर बारिश होती है और पूर्वानुमान के अनुसार इससे कम या ज्यादा बारिश की बड़ी रेंज है, यानी कम या ज्यादा बारिश के बराबर आसार है। अगर बारिश कम होती है तो जाहिर है कि गर्मी बढ़ेगी। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।